हेलो फ्रेंड्स, वेलकम चैनल। आज हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी अधिगम अक्षमता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज की थ्योरी करा दी है, तो पहले जाकर आप लोग वो वीडियो देखिएगा थ्योरीज की। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइएगा। ठीक है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हर बार आपको घुमा कर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो थ्योरी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो पहले वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि इस टॉपिक से आपके कहाँ क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके हिंदी पेडागोजी में आएंगे, इंग्लिश पेडागोजी में आएंगे, कह सकते हैं कि लैंग्वेज 1 में आएंगे और लैंग्वेज 2 में आएंगे। इसके साथ साथ आपके सीडीपी पेपर 1 में भी आएंगे और पेपर 2 में भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि लेखन वैकल्प को मैंने क्या बताया था, डिस्ग्राफिया। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डिस्ग्राफिया, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लेखन वैकल्प। देखिए, ये हिंदी के लैंग्वेज थोड़े हार्ड होते हैं, तो यहाँ पर आप इंग्लिश में से याद रखिएगा। जो आप लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़ रहे हैं उसे आप इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करिए। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि डिस्ग्राफिया क्या है। डिस्ग्राफिया वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि पहला क्या करें कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप का उपयोग की अनुमति देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आकलन के लिए लिखित परीक्षाओं को व्यापक रूप से उपयोग करना चाहिए। ठीक है, देखिए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है डिस्ग्राफिया। जो बच्चे जिनको डिस्ग्राफिया हुआ है, जिनको लेखन विकल्प में दिक्कत आ रही है, तो उन्हें हम ऐसा क्या दें कि उनके लिए सही हो, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप का उपयोग को सुनिश्चित करने चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है कि जैसे कि जो बच्चे लिख नहीं पा रहे, डिस्ग्राफिया को मैंने क्या बताया था, ग्राफ पर आप कोई चीज़ लिखते हैं और लिखने वाले में क्या बताया था कि इसमें लिखने से संबंधित दिक्कत होती है, बच्चों की सही राइटिंग नहीं बन, हैंड राइटिंग जो होता है उनका साफ सुथरा नहीं बन पाता है। तो मान लेते हैं इनकी हैंड राइटिंग साफ सुथरा नहीं बन पा रही है, इनको लिखने में दिक्कत आ रही है, तो हम इन्हें क्लास में ऑडियो रिकॉर्डर लाने दें ताकि वो शिक्षक की बातों को रिकॉर्ड कर सके, लैपटॉप लाने दें ताकि वो देख सके, लैपटॉप में रिकॉर्ड कर सके और घर जाने के बाद इस रिकॉर्डिंग को वो सुन सके, इस तरह से अपनी पढ़ाई कर सके। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आकलन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप से उपयोग। बच्चे को लिखने में दिक्कत है, तो इसके लिए हम लिखित परीक्षा कराएंगे नहीं ना, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत है। तीसरा कह रहा है कि सादे या अनियमित कागज पत्रों पर लिखना अनिवार्य कर देना चाहिए। फिर यहाँ लिखने की बात कर दी गई। जब क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे को लेखन विकल्प यानी कि डिस्ग्राफिया है, तो फिर हम लिखने के लिए चीज कैसे देंगे, तो ये भी आपका गलत हो गया। फिर कह रहा है चौथा कि दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए अटल समय सीमा निर्धारित। यहाँ देखिए समय सीमा फिक्स करने की बात कर दी, सेट फिक्स टाइम टेबल। हमें टाइम टेबल को फिक्स्ड नहीं करना है। और देखिए, एक तो बच्चे को ये विकार है डिस्ग्राफिया, उसके बाद कह रहा है कि इसका हम टाइम टेबल फिक्स कर देंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो आप इतने अच्छे से क्या हुआ, ऑप्शन पकड़ लेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है। यहाँ कम्युनिकेशन की बात कर दी गई। कम्युनिकेशन स्किल में बच्चा क्या करेगा, प्रभावित होगा। ठीक है, इसमें बच्चा सही से, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि कौन सा ऐसा ये है आपका डिसेबिलिटीज है कि क्या करेगा सीधे, कि ये संचार कौशल को सोशल कम्युनिकेशन में मतलब दिक्कत करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ऑप्शन को देखते हैं। गुणज विकल्प को क्या होता है, डिसकैलकुलिया। इसमें बच्चा क्या होता है, जोड़ घटाव गुणा भागा नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ संचार कौशल की बात तो हमने नहीं कहा था, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। इसके बाद कह रहा है ग्राफिया में क्या होता है, बच्चे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ संचार कौशल की बात कर रहा है, कम्युनिकेशन। तो यहाँ ये थोड़ी नहीं कर रहा है कि संचार कौशल को समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करता है, मतलब संचार कौशल बच्चा नहीं कर पाएगा, तो ये तो लेखन विकल्प में भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर कह रहा है उत्साह विकल्प डिस्फोर्सिया, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए गति समन्वय विकल्प यानी कि डिस्फेजिया। मैंने इसे कैसे याद करवाया था कि तुम्हारा क्या बोला था, तुम्हारे दिमाग का फेज उड़ गया है, तुम्हें बोलने का ढंग नहीं है, तो मैंने इस तरह से याद कराया था। जिसका फेज उड़ गया है उसको क्या होता है, बोलने से संबंधित विकार है, वो भाषा से संबंधित विकार है। मैंने कैसे बताया था कि मैंने कोई चाइनीज वर्ड ऐसे लिख दिया। जब आप भाषा को ही नहीं पहचान पाएंगे तो आप बोलेंगे कैसे, यानी कि उसमें बच्चे के संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, इस क्वेश्चन के आपके ऑप्शन कौन से होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डिस्फेजिया।
मैंने इसे कैसे याद कराया था कि तुम्हारे दिमाग का फेज उड़ गया है, कि तुम्हारे दिमाग का फेज उड़ गया है क्या, तुम्हें बोलने का लूँ ढंग नहीं है। मैंने ऐसे बताया था, बोलने का लूँ ढंग यानी कि हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे हैं। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाती है। गणितीय अधिगम अक्षमता की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, मैथमेटिकल डिसऑर्डर। मैथमेटिकल डिसऑर्डर कैसे मैंने बताया था कि वो किससे संबंधित होगा, बच्चा उसमें जोड़ घटाव गुना फिर भागा नहीं कर पा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, उसे मैथ से संबंधित प्रॉब्लम है। इसे कैसे आता है, उसे कैलकुलेटर, मैंने कैसे बताया था, डिसकैलकुलिया होना चाहिए। इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं डिसकैलकुलिया में, उन्हें बेसिक मैथ नहीं आता, जोड़ घटाव गुना भागा नहीं आता है, उन्हें गणितीय कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है। तो ये क्या है, गणित से संबंधित प्रॉब्लम कह रहा है। देखिए गणित से संबंधित प्रॉब्लम किसमें आता था, तो गुणज विकल्प, ये क्या होता है, डिसकैलकुलिया। देखिए हिंदी के वर्ड कैसे दिए हैं और इंग्लिश में कितने आसानी से याद हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डिसकैलकुलिया, यानी कि गुणज विकल्प, बच्चे को गुणा भागा करने नहीं आ रहा है और ये क्या है, मैथ का प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जिन बच्चों को क्वेश्चन में भी दिक्कत आ रही है पहले जाकर वो थ्योरी के वीडियो देखेंगे। यहाँ पे बात क्या है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। फिर बात करें डिस्ग्राफिया, ग्राफ में क्या होता है, हमें लिखना होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि आप पेंसिल उठाकर कुछ भी चीज़, अगर पेंसिल उठा ली है और कहीं भी आप कुछ भी प्रैक्टिस मतलब लिखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप ग्राफ बनाने की कुछ भी कोशिश कर रहे हैं, तो सामने वाला क्या सोचेगा कि आप पेंसिल उठा लिए तो लिखने जा रहे हैं, यानी कि डिस्ग्राफिया में क्या हो जाएगा, बच्चे किससे उसे उन्हें लिखने में क्या होता है, दिक्कत आता है। डिस्ग्राफिया में मैंने कैसे बताया था कि बच्चों के लिखने से संबंधित प्रॉब्लम होता है, बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं बनती, हैंड राइटिंग उनके साफ साफ नहीं बनते, तो ये क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, और बच्चा इसमें सही से लिख नहीं पाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति। मतलब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज दिया है। ठीक है, और इधर कह रहा है कि ऐसा क्या करें कि इसके साथ ये सही बच्चे, मान लेते हैं जैसे कि जो बच्चा लिख नहीं पा रहा है तो उसके लिए क्या करें, जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है उसके लिए क्या करें, तो यही देखना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको ऑप्शन को देखते हैं। लेखन विकल्प की बात कर रहा है, यानी कि डिस्ग्राफिया, जो बच्चे डिस्ग्राफिया सही से नहीं लिख पाते हैं उनको क्या करना है, बिना रेखाओं वाली कार्यपुस्तिका पर लेखन अनिवार्य करना है। एक तो कह रहा है ये अनिवार्य, अनिवार्य दम कह रहा है कि दम तुमको करना ही करना है। अरे भाई इतना फोर्स बच्चों पर नहीं करना है, ये तो गलत हो गया। और ऊपर से क्या कह रहा है, बिना रेखा वाली कार्यपुस्तिका, ये पुस्तिका दे रहा है। जब बच्चे को लिखने में दिक्कत है तो आप इसको कार्यपत्रक दे दीजिएगा, पुस्तिका दे दीजिए कि लिखो, और ऊपर से एकदम अनिवार्य कर दो कि हाँ लिखबे करो, तो ये तो आपका गलत हो गया, ऑप्शन तो होगा नहीं। इसके बाद कह रहा है कि पठन विकल्प, जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, कैसे है, डिसलेक्सिया, मैंने कैसे याद करवाया था, डिसलेक्सिया मतलब डिसलेक्ट, आपको पढ़ने नहीं आता, मैंने आपको डिसलेक्ट कर दिया, तो पढ़ने से संबंधित इसको प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए बड़े और छोटे अक्षरों को मिश्रण करके लेख पढ़ने को कहना। जब एक पढ़े ही नहीं आता है तो इसको आप लेख पढ़ने के लिए कहिएगा, ये भी तो आपका गलत हो गया। जब इस बच्चे को पढ़ने नहीं आता, पढ़ने में इसको दिक्कत आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, बड़े और छोटे अक्षर को कह रहे हैं ऊपर से, और इसके बाद मिश्रित करके आप इसे लेख पढ़वा रहे हैं। बच्चे को दिक्कत है पढ़ने में तो लेख पढ़वाएंगे नहीं, ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गतिमान दिव्यांगता, इसे क्या कहते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। मैंने इसमें क्या बताया था कि बच्चे को चलने फिरने यानी कि अपने मसल्स का सही यूज करने में दिक्कत होता है, ना वो बच्चे सही से चल पाता है, नहीं कूद पाता है, नहीं किसी चीज को पकड़ पाता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि गतिमान दिव्यांगता भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान, जैसे कि मान लेते हैं बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन ले रहा है, मान लेते हैं 8 क्लास में बच्चा ने एडमिशन लिया, अब 8 क्लास सेकंड फ्लोर पर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बच्चे को बच्चा सेकंड फ्लोर पर तो जा नहीं सकता है क्योंकि बच्चा चल नहीं सकता है, उसे शारीरिक मतलब गतिमान दिव्यांगता है, चल फिर उठ बैठ नहीं सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें उस बच्चे को स्कूल से नहीं निकालना है, बल्कि उस सेकंड या थर्ड फ्लोर की कक्षा को क्या लाना है, भूतल पर आना है। इसे कैसे लाना है, ग्राउंड फ्लोर पर लाना है, ताकि बच्चे क्या करें, आसानी से उस क्लास में एंटर कर जाए। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हुआ। ठीक है, यहाँ उस बच्चे के मुताबिक सही है आंसर कि हमें उस बच्चे के मुताबिक ये काम करना है। दूसरा चौथा कह रहा है कि दृश्य बाधित यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट। यहाँ पर कह रहा है कि संचार के लिए संकेत भाषा का उपयोग। जब बच्चा देख ही नहीं सकता है, दृश्य बाधित है, देख नहीं सकता है, तो क्या आप उसके सामने सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि देखो हम तुम्हारे संकेत दिखा रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता है। आप समझ में आया, यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा दिव्यांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौती का कारण बनती है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौती का कारण बनता है। तो देखिए यहाँ पर पढ़ने की बात किया गया है, तो बताइए गतिमान दिव्यांगता, ये तो चलने वाला हो गया, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज है। ठीक है, इसके बाद श्रवण बाधिता, यहाँ पर तो लिखने और पढ़ने की बात की गई है, तो भाई इसमें आपका श्रवण बाधिता कहाँ से आ जाएगा। बच्चा सुने या ना सुने उससे क्या मतलब है, वो तो वो लिख सकता है पढ़ भी सकता है, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद गुणज विकल्प, ये हो गया डिसकैलकुलिया, क्या इसमें कहीं कैलकुलेटर की बात किया गया है, क्या कहीं मैथ की बात की गई है, नहीं की गई है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ये है पठन विकल्प। पठन विकल्प को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में बच्चा क्या करता है, डिसलेक्सिया में बच्चा क्या करता है, उसे बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, यानी कि लिखित सामग्री को पढ़ने में, और उसके बाद वो उस बच्चा उसको नहीं पढ़ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, तो वो क्या है, वो है डिसलेक्सिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 यानी कि पठन विकल्प। बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उस चीज को समझ नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ध्यान अभाव सक्रियता विकार ADHD है, ADHD वाले छात्रों को शामिल करने में मदद करेगा। ADHD का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बच्चा कैसा है, हाइपर एक्टिव है, HYPERACTIVE, यानी कि बच्चा कैसा है, हाइपर एक्टिव। बच्चे को एक्टिव होना है लेकिन हाइपर नहीं होना है भाई। हमें क्या बताया गया, बच्चे हमेशा सक्रिय अवस्था में रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि वो हाइपर हो जाए। ठीक है, हाइपर नहीं करना, ये एक विकार हो गया हाइपर एक्टिव। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, ADHD वाले बच्चे क्या होते हैं, हाइपर एक्टिव वाले, वो क्या करेंगे, दिन भर इधर से उधर उछलते कूदते रहेंगे, शोर शराबा करेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, अधिक ज़्यादा बोलेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, दम उनमें बेचैनी रहेगा, किसी भी चीज़ में विचलित हो जाएंगे। तो कह रहा है कि वैसे बच्चों या छात्रों को शामिल करने में मतलब कौन मदद करेगा। यहाँ पर ऐसे ये ऑप्शन में चूज करना है इन बच्चों के लिए क्या सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। यह कह रहे हैं कार्य को छोटे प्रबंधीय भागों में विभक्त करना। आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए चौथा ऑप्शन से चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कक्षा में सहभागिता के अनेक तरीकों को प्रतिबंधित करना। देखो यहाँ पर सभी सहभागिता पर रोक लगाने की कोशिश कर दी। हमें बच्चों के किसी भी चीज़ पर रोक नहीं लगाना है, उनकी गलत आदतें छोड़कर। तो ये आपका ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि यह सहभागिता पर रोक लगाया है। हमें क्या करना है, बच्चों को कक्षा में सबके भी सहभागिता होनी चाहिए, लेकिन इस पर क्या कर रहा है, रोक लगाने की बात कर रहा है, तो होगा नहीं। कक्षा में व्याकुलता बढ़ाना, अगर हम कक्षा में व्याकुलता बढ़ा देंगे तो इससे इन बच्चों का क्या हो जाएगी, तो और ये तो बहुत हाइपर एक्टिव है, उछल कूद करेंगे, और बढ़ा देंगे तो इनके लिए और मतलब बढ़ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। लंबे और दोहराव वाले दत्त कार्य देना, जब ये बच्चा किसी भी चीज़ में जल्दी रुक नहीं पाता है, हर काम को जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा है, दम बेचैन है, कूद रहा है, सही अस्थिर से बैठ नहीं रहा है, तो उसे हम लंबे काम देंगे, वो भी 10 बार उसको करने देंगे, तो ये तो होगा नहीं। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, कक्षा को छोटे कार्य को छोटे प्रबंधीय भागों में व्यक्त करना। ये बच्चे क्या करते हैं, इनको एक जगह पर स्थिर मन नहीं लगता, ये सभी काम को एकदम जल्दी जल्दी फट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें इसी फट उनके करने की आदत में क्या करना है, कार्य को छोटा दे दो, तुरंत ही करेंगे, फिर इसके बाद छोटा दो, फिर ये कर लेंगे, फिर छोटा काम दो, ये कर लेंगे। यानी कि देखो पहले उसे छोटा काम दो तो, और इसे छोटा एक और काम दे दो, तो क्या करेगा, इसको जल्दी से करने की कोशिश करेगा ताकि हम ये काम करें। तो यही करना है कि कार्य को हमें छोटे देना है बच्चों को, इस तरह के बच्चों को, और प्रबंधीय भागों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसके मुताबिक आपका कौन सा आंसर सही होगा, आपका हो जाएगा आंसर 1। ठीक है, पहला इसका आंसर सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दोहराव और कर्मकांडीय व्यवहार की विशेषता है। दोहराव यानी कि बार बार करेंगे, और कर्म कांड वही करेंगे जो तुम मना करोगे। यही बात है, क्वेश्चन कर रहा है कि जो हम वही कर्म कांड करेंगे जो तुम मना करोगे, और हम क्या करेंगे, हम बार बार करेंगे। हमने इसे कैसे बताया था, ऑटिज्म। ऑटिज्म मतलब क्या होता है, और तुम हमें कितना भी मना करो हम उस काम को और करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, दोहराव करेंगे, और जो उस काम को मना करोगे उसी को करेंगे। तो आपको तो ऐसे ही समझ में आएगा ये क्या ऑटिज्म है। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने में लीन रहता है, आत्म केंद्रित, आत्म मतलब स्वयं, अपने पर ध्यान केंद्रित किए रहता है, और दूसरों से उसे कोई मतलब नहीं रहता है। और इसमें क्या करेगा बच्चा, अपने सोशल कम्युनिकेशन करने की कोशिश नहीं करेगा, और जो तुम मना करोगे भाई हम वही करेंगे। इसमें ही होता है दोहराव और कर्मकांडीय, जिस काम को तुम मना करोगे, जिस काम को हम उसी को दोहराएंगे, ये क्या है, ऑटिज्म है। ठीक है,
इसी को मैंने पढ़ा दिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा किसी व्यक्ति के सामाजिक संचार कौशल और मित्र बनाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। फिर आ गया सोशल कम्युनिकेशन। वो सोशल कम्युनिकेशन करने वाला कौन बच्चा है? और देखिए मैंने क्या बताया था, स्वलीनता यानी स्वयं में लीन, भाड़ में जाए दुनिया, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना हमको दोस्त चाहिए, ना हमको समाज चाहिए, ना हमको कुछ भी चाहिए, हटाओ यहाँ से। हम अपने में लीन है, हम अपने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, हमें सोशल कम्युनिकेशन नहीं करना है। तो ये कौन थे? ये है स्वलीनता। इन्हें वो काम मना करोगे वहीं बार बार करेंगे, ठीक है। जैसे अपने ऊपर पढ़ा कर्म कांड वाला, वो जो काम इसे मना करोगे ये वही काम बार बार करेंगे, दोहराएंगे किसी भी काम को। और क्या करेंगे? दूसरे से बात करने में इनको कोई दिलचस्पी नहीं है, सामाजिक संचार से दूर मतलब दूर रहेंगे, मित्र बनाने के इनको कोई ये नहीं है। तो ये क्या है? ये बच्चे कौन है? स्वालीनता, सोशल कम्युनिकेशन में इनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के साथ, मतलब दृष्टिबाधिता जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम का प्रयोग से बचना चाहिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है करना नहीं चाहिए, बचना चाहिए इन बच्चों। यहाँ पर ये क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन हमेशा पढ़ने की कोशिश करिएगा, उसमें बचना चाहिए दे रहा है और कभी कभी नहीं लगा देता है, ठीक है। तो लास्ट वाला देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। जो बच्चे देख नहीं सकते, उस जो विद्यार्थी जूझ रहे हैं जो नहीं देख सकते हैं, तो शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए। देखिए हमें क्या करना है, पहला ऑप्शन दे रहा है श्याम पट पर लिखित विषय वस्तु को मौखिक रूप में व्याख्या करना। मान लेते हैं आपकी क्लास में कोई बच्चा देखने वाला नहीं है, तो आप ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे, बस क्या बच्चा पढ़ लेगा? नहीं। हमें क्या करना है, उस ब्लैक बोर्ड पर जो भी चीज़ लिखे हैं उसे मौखिक रूप से बताना है ताकि बच्चा सुन सके। तो ये तो आपका होगा भाई। स्पर्शग्राही मानचित्र देना, जो बच्चा देख नहीं सकता उसे स्पर्श करवाइए, कुछ उसमें उभरा हुआ रहेगा और बच्चा क्या करेगा, उसको स्पर्श के माध्यम से उसे मालूम चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं, तो ये भी देना है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि सहायक उपकरण के उपयोग को अनुमति देना, यानी कि बच्चे के लिए जो भी सहायक उपकरण है उसको प्रयोग की अनुमति दे देना बच्चे को, ये भी होगा। तो यहाँ कह रहा है कि बचना चाहिए। अगला ऑप्शन क्या करें, अधिगम के आकलन के लिखित परीक्षा लेना। जो बच्चा देख नहीं सकता है उसके लिए लिखित परीक्षा लेकर आप क्या करेंगे, उस पर उपकार करेंगे? नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये तो आपका सही है पहला दूसरा तीसरा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्वालीनता से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अलग अलग तरह से, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ कह रहा है कि स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म, ठीक है। स्वालीनता क्या हुआ, ऑटिज्म से ग्रसित विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास मजबूत पक्ष है। यानी कि स्वालीनता वाले जो विद्यार्थी है उनके पास क्या ऐसा मजबूत पक्ष है जिसका अध्यापक क्या करे, इस्तेमाल करे, किसमें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, ठीक है, किसमें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ऑटिज्म वाले विद्यार्थी के पास ऐसा क्या है जो अध्यापक उसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए जल्द यहाँ से बात करते हैं। सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देना, यानी कि टू पे अटेंशन ऑफ मिनट डिटेल्स, बिल्कुल सही बात है। जो ऑटिज्म वाले विद्यार्थी होते हैं उन्हें बस क्या है, अपने में लीन रहते हैं और वो सभी चीज़ों पर बहुत ही ध्यान देते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। यहाँ देखिए सामाजिक संप्रेषण, वो अपने में लीन रहता है, उससे समाज से कोई मतलब नहीं है, तो इसे क्या है, इसमें कोई मदद है नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि स्वयं को बड़े समूह के सामने बिना हिचक के व्यक्त करना। जब उसे समाज से मतलब ही नहीं है, अपने दोस्त से मतलब ही नहीं है, तो जाकर बड़े लोगों के स्वयं से बड़े समूह के सामने जाकर बिना हिचक के बोलना मतलब बोलेगा नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद कह रहा है नंदिनी में जल्दी जल्दी परिवर्तन, दैनंदिनी होगा ना, क्या लिखा है, चेंज इन शेड्यूल, अच्छा हाँ, जल्दी जल्दी परिवर्तन के प्रति सफलतापूर्वक सामंजस्य, ये इसमें नहीं है, इसको जल्दी जल्दी क्या है, परिवर्तन से इसको कोई मतलब नहीं है ये। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन यही होगा कि ये बच्चा छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान केंद्रित किया रहता है, क्योंकि अपने में ये लीन रहता है, इसे दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पठन वैकल्प किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है। पठन वैकल्प किसका है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किस क्षेत्र में करता है, देखिए जो बच्चा पढ़ नहीं सकता, इसे आप ऐसे देखिए, मान लेते हैं आपके समाज में कोई आदमी है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या उसमें इमोशन नहीं है, इमोशन है भाई, उसके घर वाले को कुछ होगा उसमें तुरंत इमोशन आएगा, रोना होगा, वो रोता भी है हंसता भी है, इमोशन तो है, तो ये तो भाई होगा, ठीक है। इसके बाद शारीरिक समन्वय, जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे सपोज मान के चले, जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या वो अपने शारीरिक मतलब समन्वय यानी कि बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता, वो कर सकता है, ठीक है, ये भी कर सकता है।
इसके बाद कह रहा है कि जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, क्या वो सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। वो समाज में रहता है, समाज से बातें करता है और लोगों से, भले वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, करता है, ये भी सही है। लिखित विषय वस्तु, यहाँ देखने बात कर, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो किसी चीज़ को नहीं लिख सकता है, क्योंकि हम पहले पढ़ना जानते हैं। किसी चीज़ को पढ़ना शुरू करेंगे, उसी के बाद उसके बाद ही हम उस चीज़ को लिखना सीखेंगे। आपको लिखना नहीं आता है पहले, आपको आएगा पहले पढ़ना, उसके बाद आप पहले लिखेंगे। जैसे छोटे बच्चे जन्म लेते तो उसे क्या रटाया जाता है? ए फॉर एप्पल। अब शुरू में जन्म लिया, उसे रटा देंगे, इसे लिखवाना शुरू करेंगे, इसको लिखो, पहले लिखो, तब बताएंगे ये क्या है। नहीं, पहले बताया जाता है कि ये एप्पल है, ठीक है, ये एप्पल है, इसे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तब इसे लिखवाया जाता है कि ए फॉर एप्पल लिखो। लेकिन ऐसे पहले इसे क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है। तो बच्चा जब पढ़ेगा ही नहीं तब लिखेगा कैसे? तो इस क्षेत्र में बच्चे को चुनौती आती है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसलिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ध्यान अवधान अति क्रियाशील विकार, यानी कि कह सकते हैं ADHD क्या होगा? अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जो विद्यार्थी की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? मतलब इसकी आवश्यकता की बात कर रहा है, संबोधित करना। देखिए, एक ही समय पर अनेक कार्य करने के लिए देना चाहिए। कैसे देना चाहिए भाई? एक ही समय पर अनेक कार्य, जब ये बच्चा किसी एक काम को जल्दी करने की कोशिश करता है ताकि दूसरा जल्दी करे, हड़बड़ाहट रहता है, एक काम में उसका मन नहीं लगता है, तो आप एक समय पर अनेक कार्य देंगे, उसको कर लेगा एक समय पर अनेक कार्य, सब छोड़ छाड़ के छोड़ देगा, क्योंकि इसको एक काम करने में मन ही नहीं लगता है, तो ये तो आपका होगा नहीं। दूसरा कह रहा है कि परिवेश में विकर्षण को कम से कम करना चाहिए, ठीक है, आगे चलते हैं। और ऐसे प्रदत्त कार्य देना जिसमें लंबी अवधि वाले ध्यान की जरूरत हो। अरे लंबी अवधि की बात कर दे रहा, जब ये कह रहा है कि बच्चा एक समय पर ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता, एक जगह स्थिर बैठ ही नहीं सकता है, तो इसे लंबी अवधि वाले कार्य दे देंगे ताकि एक जगह बैठ कर काम करता रहेगा। नहीं, ये भी नहीं कर सकता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ऐसे कार्य देना चाहिए जिसमें सहपाठियों को निष्क्रिय रूप से सुनना। देखिए, कभी भी हमें निष्क्रिय वर्ड जहां आए वो आपके ऑप्शन को बढ़िया से गलती कर देता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ये क्या होगा कि परिवेश में विकर्षणों को कम से कम करना चाहिए। मान लेते ये ऐसा बच्चा है जो मान लेते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, कोई छोटा बच्चा है, किसी के घर गया, बहुत आराम से बैठेगा जहाँ उसे बैठने के लिए कह दिया जाता है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है, किसी के घर गया, उसको कितना भी मना करते रहो, उछल कूद करेगा, ये क्या है, ये कैसा सामान है, इसको क्या होता है, तोड़ते फोड़ते रहेगा। तो क्या करना है कि इस तरह के बच्चे के पास बहुत चीज़ें नहीं रखनी चाहिए ताकि ये देख कर दम कूदता रहे। तो क्या करना है? परिवेश में विकर्षणों को कम कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विकलांगता सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देगा या देती है? फिर आ गया आपका सामाजिक संप्रेषण। अब आप ही बता दीजिए सामाजिक संप्रेषण क्या है। देखिए, हमें यहाँ पर गुणज वैकल्प करा डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन करने से हमारा सामाजिक संप्रेषण कम, ये खराब नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो चुनौती नहीं देगा, ये तो होगा नहीं। लेखन वैकल्प, लिखने से भी हमारा संप्रेषण पर यानी कि कम्युनिकेशन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी नहीं होगा। गतिशीलता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हमें हमारे शरीर में चलना फिरना नहीं है, उससे हमें सामाजिक संप्रेषण सोशल कम्युनिकेशन में दिक्कत है, ये भी नहीं होगा। हमें क्या होगा? ऑटिज्म होगा, क्योंकि ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता वाले जो बच्चे हैं उन्हें सामाजिक कम्युनिकेशन करने में चुनौती आती है, ये करना ही नहीं चाहते हैं, इन्हें सोशल कम्युनिकेशन करना ही नहीं है क्योंकि इनके प्रत्यक्ष चुनौती होती है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है? जो बच्चे शारीरिक गति विकलांगता, यहाँ पे क्या कह रहा है? लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, जिसमें वे बच्चे आते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ में जो अपनी मसल्स का सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें चलने फिरने, उठने बैठने और दौड़ने भागने, किसी भी चीज़ को पकड़ने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो वैसे बच्चे होते हैं जो शारीरिक गति विकलांगता है, मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है, तो उनके लिए यहाँ पर कह रहा है कि क्या सहायक होगा, मतलब क्या उनके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। मान लेते उसको चलने ही नहीं आता, उसको स्पर्श सामग्री देंगे तो हेल्पफुल होगा? नहीं। कोई छूने वाला सामग्री दे दो, लो भाई तुमको चलने आ रहा है, इसको छू लो, क्या मतलब है इसका? तो इसमें स्पर्श सामग्री कोई फायदा नहीं। स्पष्ट सुझाव सॉफ्टवेयर देंगे, क्या उसको आप शब्द सुझाव सॉफ्टवेयर, उसको सॉफ्टवेयर देंगे। जो बच्चा चल नहीं सकता उसको हम सॉफ्टवेयर देकर क्या करेंगे? उससे हम स्पर्श किसी चीज़ को करा कर क्या करेंगे? उसे किसी चीज़ को बड़ी मुद्रित किताबें दे देंगे तो उससे क्या उसको कि हेल्प मिलेगी? नहीं। उसे क्या करेंगे? उसे हम व्हील चेयर देंगे, कुर्सी वाली पहिया देंगे ताकि वो उससे चल सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या उसकी हेल्प कर रहे हैं? उसे आप व्हील चेयर देंगे।
उसे आप व्हील चेयर देंगे, पहिए वाली कुर्सी देंगे ताकि वो बच्चा उस पर बैठ सके, जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित है, और अपना दैनिक कार्य कर सके। ठीक है, चल फिर सके, उठ बैठ सके उस पर आराम से। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है। अच्छा, और वह बेचैन हो जाता है, स्थिर नहीं बैठ पाता है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, याद आ रहा है ये कौन सा है? ये क्या है? ये आपका क्या है? ADHD, यानी क्या हुआ? अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिव है बच्चा, यहाँ पर वो स्थिर नहीं बैठेगा, कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है, एक जगह उसका ध्यान नहीं लगता है। तो ये किस में आ गया? वो हमेशा बेचैन रहता है, ये है आपका। इसे क्या बोलते हैं? अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें बच्चा लंबे समय तक किसी एक चीज़ पर ध्यान नहीं केंद्रित कर सकता है, और वो बहुत बेचैन रहता है, स्थिर नहीं बैठ सकता है। तो ये इस तरह के विकार में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि गेंद को पकड़ना सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होती है। ठीक है, जब बच्चा जैसे शुरू क्या बोलते हैं, घर में मम्मी पापा बच्चे को बॉल फेंकते हैं, तो बच्चा क्या करता है? धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करता है, फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा बॉल पकड़ने लगता है। तो ये क्या है? उसके विकास पर ये निर्भर करता है कि बच्चे को गेंद पकड़ना सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता आती है। यानी कि गतिक परिपक्वता क्या होता है? यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए गतिक परिपक्वता मतलब अपने अपने हाथ से वो मतलब बड़ा होने लगता है। ठीक है, उसमें कुछ गति आने लगती है, दौड़ने, उठने की, बैठने की, भागने की। यहाँ पर करा अधिगम विकास पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, जो बच्चा सीखेगा, जैसे जैसे विकास करते जाएगा बच्चा, वैसे वैसे सीखते जाएगा। ये भी सही है। तो कह रहे सही विकल्प का चयन करिए। गेंद को पकड़ना सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता आ जाती है। जाहिर सी बात है, गतिक परिपक्वता आ जाएगी मतलब उठना, बैठना, चलना फिरना वो सीख लेगा, तब वो अपन क्या करेगा? गेंद को पकड़ेगा। और ये परिपक्वता कैसे आती है? ये बच्चा गेंद को पकड़ना कैसे सीखता है? तो जैसे जैसे उसका विकास होगा। यानी कि दोनों आपका ऑप्शन सही है, और दोनों एक दूसरे का क्या कर रहा है? स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इसमें हो जाएगा ए और आर सही है, और ये क्या कर रहा है? ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अशक्तता वाले छात्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज जो जिसमें बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटीज है, पढ़ने लिखने से संबंधित है, तो उसकी क्या विशेषता है? देखिए, पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देना। बिल्कुल सही बात है, बच्चा सही से नहीं पढ़ पा रहा है तो भाई किसी चीज़ को पढ़ेगा तो किसको बीच में कोई वर्ड छोड़ देगा। जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो जैसे कैसे पढ़ते हैं? एक मम्मी गिनती सिखाती है, 1 2, फिर कहेगा 5 6, तो कोई कहता है 3 4 कहाँ गया, फिर से आएगा 1 2 3, फिर आएगा 4, फिर 6, 5 किधर गया, फिर 5 आएगा। यानी कि क्या करेगा? वो पंक्तियों को बीच में कभी कभी छोड़ देता है। वर्तनी में गलती करेगा, हाँ जाहिर सी बात है, थोड़ा सा मिस्टेक, स्पेलिंग में उससे मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? ठीक से नहीं पढ़ पाता है, वो भी सही है। एक ही गति क्रिया बार बार करे। देखिए एक ही गति क्रिया ये जो है ना, बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा था? RPWD एक्ट। इसके अंदर दो चीज़ें आप देख सकते हैं। एक होता है आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, इसके बाद होता है ऑटिज्म। ठीक है, तो ऑटिज्म में क्या होता है? एक ही क्रिया बार बार करता है। ऑटिज्म और लोकोमोटर डिसेबिलिटी इसमें आएगा, लर्निंग डिसेबिलिटीज का पार्ट नहीं, इसका पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि एक ही गति क्रिया बार बार करे। गति क्रिया बार बार करने से उसके अधिगम पर कोई असर नहीं पड़ता है, इससे उसका थोड़ा नहीं पढ़ना लिखना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 सही होगा, ये पढ़ने लिखने से संबंधित है, इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुणज वैकल्प से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है, यह कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चे जिनको डिसकैलकुलिया है, जो अपना सही बेसिक मैथ सही से नहीं बना पा रहे हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? उन्हें कैलकुलेटर देना चाहिए, उन्हें मैथ के ऐप बताना चाहिए जिससे उसको हेल्प मिले। तो ये तो सही है भाई। रीजन कह रहा है कि स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म में, मतलब यहाँ कह रहा है कि स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो अपने में लीन रहता है और समाज से उसको कोई मतलब नहीं रहता है, और वो क्या करते हैं? जो क्रिया उसे मना करोगे वही बार बार वो करते रहता है। तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ कह रहा है ये दोनों आपके सही है, लेकिन व्याख्या कर रहा है कि नहीं, ये देखेंगे कैसे नहीं कर रहा है। देखिए ये डिसकैलकुलिया मतलब ये लिखने से संबंधित है। ठीक है, और ये क्या है? ये दूसरा है,
ये आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज हो गया। ये ए लर्निंग डिसेबिलिटीज है, और दूसरा क्या है, ये आर, ये आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में था, जो ये गति क्रिया बार बार कर रहा है, तो ये अलग है। ये ऑटिज्म की बात कर रहा है, ये डिस्कैल्कुलिया की बात कर रहा है, ये दोनों एक नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, ए और आर दोनों सही, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल आ रही है। देखिए, उसे अपने दोस्त और शिक्षक से ना तो वो मौखिक बात कर रहा है, ना वो गैर मौखिक बात कर रहा है, उसे सामाजिक संवाद करने में निरंतर दिक्कत आ रही है, मतलब सोशल कम्युनिकेशन करने में उसे प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, ये फिर से आपका स्वलीनता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वह विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अधिक्रियाशीलता विकार है, ठीक है, एडीएचडी है, वो की अनुकूल पद्धति कौन सी है। ये तो शायद ऊपर क्वेश्चन गया है कि विद्यार्थियों को खड़े होकर कार्य करने की अनुमति देना। देखिए, इसमें क्या है कि जो बच्चा एडीएचडी से दिक्कत, मतलब उनको प्रॉब्लम है, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव वाले बच्चे क्या है, वो बैठ नहीं सकते, अस्थिर बैठे रहेंगे नहीं, तो उन्हें हमें क्या करना है कि ठीक है तुम खड़ा होकर काम करो, लो बैठ नहीं सकते तो लो खड़ा होकर काम करो, तो उन्हें खड़ा होकर काम करने की अनुमति दे देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, कार्य को छोटे भागों में व्यक्त करना, क्योंकि वो क्या होता है, लंबे समय तक एक जगह नहीं बैठ सकते, लंबे समय तक कोई काम नहीं कर सकते, तो ठीक है नहीं करोगे तो लो तुम्हें छोटे छोटे काम देते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कार्य को छोटे भागों में व्यक्त करना चाहिए, विभाजित करना चाहिए। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि कक्षा कार्य को पूरा करने के लिए सख्त समय अवधि तय करना चाहिए। कभी भी हमें सख्त वर्ड नहीं लाना ही नहीं है, लिमिट वर्ड नहीं है, ये सख्त वर्ड जहां भी आएगा ये आपका ऑप्शन को गलत कर देगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक समय पर एक कार्य देना। हाँ, ये बच्चा अस्थिर नहीं बैठ सकता है, एक काम को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है, तो हमें क्या करना है कि एक समय पर इसे एक ही कार्य देना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे, एक सही होंगे, इसके बाद 2 सही होंगे और 4 सही होंगे। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि जो बच्चा सुन नहीं सकता उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये जानना है। देखिए, श्रवण बाधिता बच्चे को प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि जो बच्चा है जो सुन नहीं सकता, जब बच्चा जैसे समाज में गया और बच्चे से कोई कुछ कह रहा है, वो सुन नहीं पा रहा है, तो भाई वो समझ नहीं पाएगा कि सामने वाला क्या कर रहा है, तो वो सही से मतलब उसको बोलने में भी दिक्कत हो रही है कि हम क्या बोले, क्योंकि हमें सुनाई नहीं दे रहा। तो ये आपका सही है कि श्रवण बाधिता बच्चे को प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, इस ऑप्शन यही होगा। इसके बाद देखिए, श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे को सुनने की क्षमता का विश्वसनीय, ये देखिए, अगर आप कोई बच्चा नहीं सुन पा रहा तो क्या करेंगे, उसके कान के पास भोंबा लगा देंगे, डीजे बजा देंगे कि लो सुनो, उसे उसका दिमाग और इरिटेट होगा, उसे कुछ सुनाई देगा। ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, साइन लैंग्वेज का उपयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा बोल रहा है, सिर्फ उसे सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। वह विद्यार्थी जो पठन विकल्प से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है, मतलब जो विद्यार्थी जिनको पढ़ने में दिक्कत आ रहा है उन्हें कैसे हम पढ़ना सिखा रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है। देखिए, उच्च ग्रेड स्तर का पठन ग्रंथ प्रदान। जो बच्चे पढ़ नहीं सकता, क्या उसे हम पठन ग्रंथ दे देंगे, लो भाई ग्रंथे पढ़ो, तो नहीं, ये भी गलत हो गया। सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड, देखिए सख्त फिर आ गया, सख्त दंड हमें बच्चों को देना ही नहीं, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर कह रहा है कई विकर्षणों के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करके। अरे बच्चों को पढ़ने नहीं आ रहा तो उसके सामने से विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित कैसे करेंगे। मान लेते हैं कोई बच्चा को पढ़ने नहीं आ रहा है और क्या कहेंगे, उसे प्रोत्साहित करो, बच्चों बहुआ पढ़ा, नहीं, ये भी नहीं होगा। इसके बाद कह रहा है कि प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण, बिल्कुल सही है। बच्चे को हमें क्या करना है, फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग देना है, जो बच्चा नहीं पढ़ सकता उसे, ये आप याद रखिएगा। ये इसके हमें जो बच्चा पठन विकल्प से जूझ रहा है उसे क्या करना चाहिए, तो प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से उसे पढ़ना सिखाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें 4। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शायद ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, मौलिकता, सोच और प्रवाह, लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है, जिसमें मौलिकता हो। ठीक है, देखिए फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबल है, टिपिकल, ये क्या होता है, जिसमें मौलिकता है, सोच और प्रवाह में लचीलापन है, ये क्या होता है, डायनेमिक है, लचीलापन है, वो क्या होता है, किसके उदाहरण है, तो ये आपके डायरेक्ट याद रखिएगा, सृजनात्मकता के उदाहरण है। आपकी सोच में मौलिकता है, यानी कि आप सृजन कर सकते हैं किसी चीज़ का, आप क्रिएटिविटी करेंगे,
आपकी सोच अच्छी है, उसकी परवाह है, लचीलापन है, तो आप कोई भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, या फिर याद रखिए कि ये क्या है, सृजनात्मकता है। ठीक है, चलिए आपका यहाँ चैप्टर आज समाप्त होता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पर मैंने थ्योरी और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे आपके 24-25 क्वेश्चन हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके हर एग्जाम में देखा गया है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके सिर्फ CDP में पूछे गए, तो हो सकता है आपके लैंग्वेज में पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसके पहले जाकर थ्योरी देखिएगा, इसके बाद प्रीवियस ईयर देने की कोशिश करिए और आगे प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर आएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।